शहर की रफ्तार थम चुकी थी और रात की खामोशी ने अपने पंख फैला लिए थे। लेकिन इसी खामोशी में छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। एक समृद्ध परिवार, एक मासूम बच्ची और एक वफादार नौकर। आरुषि तलवार और हेमराज बंजाड़े की हत्या की उस भयानक रात ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक के बाद एक खुलते रहस्यों ने इस केस को और भी उलझा दिया। पुलिस की शुरुआती चूक, सीबीआई की जांच और मीडिया का शोर, सबने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया। आरोपों और साक्ष्यों की भूल भुलैया में फंसे तलवार दंपति दोषी ठहराए गए, फिर बरी हुए। लेकिन सवाल वही रहा, असली हत्यारा कौन था? आइए रहस्यमय रातें के इस एपिसोड में आरुषि तलवार हत्याकांड की गहराइयों में उतरें और जानें उस रात की वो सच्चाई जो आज भी अनसुलझी है। और आप देख रहे हैं नाइट टाइम स्टोरीज। हमारे साथ बने रहें और इस अनसुलझे रहस्य की परतें खोलें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस रहस्य की यात्रा में हमारे साथ शामिल हों। आरुषि तलवार केस, जिसे नोएडा डबल मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे रहस्यमय और विवादास्पद आपराधिक मामलों में से एक है। यह मामला 14 वर्षीय आरुषि तलवार और परिवार के घरेलू सहायक हेमराज बंजाड़े की मई 2008 में हुई निर्मम हत्या से संबंधित है। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया और फोरेंसिक विज्ञान, मीडिया नैतिकता और न्याय प्रणाली पर गहन बहस को जन्म दिया। 16 मई 2008 को दिल्ली के उपनगर नोएडा में रहने वाले संपन्न तलवार परिवार के लिए एक दुःस्वप्न की सुबह थी। प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर राजेश तलवार ने अपनी बेटी आरुषि को उसके बेडरूम में खून से लथपथ पाया। उसकी गला कटा हुआ था और सिर पर गंभीर चोटें थीं। आरुषि की मां, डॉक्टर नुपुर तलवार, सदमे और अविश्वास में थी। तुरंत शक हेमराज पर गया, क्योंकि वह मौके से गायब था। नोएडा पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में हेमराज को मुख्य संदिग्ध माना। हालांकि मामले ने अगले दिन एक भयावह मोड़ लिया जब हेमराज की आंशिक रूप से सड़ी गली लाश तलवार निवास की छत पर मिली। उसका गला भी कटा हुआ था और सिर पर आरुषि जैसी चोटें थीं। पुलिस को पहले दिन घर की पूरी तरह से तलाशी न लेने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। पुलिस और मीडिया ने हत्याओं के बारे में बेतहाशा अटकलें लगानी शुरू कर दी। प्रारंभिक सिद्धांतों में से एक विफल डकैती का सुझाव दिया गया, लेकिन यह जल्दी ही खारिज कर दिया गया क्योंकि जबरन प्रवेश और गायब कीमती सामान का कोई संकेत नहीं था। इसके बाद ध्यान तलवार परिवार की ओर गया। कुछ जांचकर्ताओं ने ऑनर किलिंग का सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उनकी हत्या कर दी। इस सिद्धांत को सांस्कृतिक कलंक और लीक विवरणों ने बढ़ावा दिया, जिन्हें बाद में विवादित और आलोचना की गई। अत्यधिक सार्वजनिक रुचि और स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की स्पष्ट गड़बड़ी के कारण मामला 31 मई 2008 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया। सीबीआई की प्रारंभिक जांच ने उसी पड़ोस में काम करने वाले अन्य नौकरों की संलिप्तता की ओर इशारा किया। कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को नार्को एनालिसिस परीक्षण के अधीन किया गया और कुछ स्वीकारोक्ति निकाली गई। हालांकि बाद में इन स्वीकारोक्तियों को अदालत में अस्वीकार्य माना गया क्योंकि इन्हें दबाव में लिया गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सीबीआई को मामले को सुलझाने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ा। 2009 में ध्यान फिर से राजेश और नुपुर तलवार पर केंद्रित हो गया। एजेंसी ने दिसंबर 2010 में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि माता-पिता पर निश्चित रूप से आरोप लगाने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं, लेकिन वे प्रमुख संदिग्ध बने हुए हैं। रिपोर्ट में कई असंगतियों और साक्ष्यों में खामियों को उजागर किया गया, जिससे निश्चित उत्तरों की कमी रह गई। क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने जनवरी 2011 में इसे खारिज कर दिया और राजेश और नुपुर तलवार के मुकदमे का आदेश दिया। मुकदमा 2012 में शुरू हुआ,
और अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि हत्याएं राजेश तलवार के आरुषि और हेमराज को एक साथ देखने के बाद गुस्से में की गईं। बचाव पक्ष ने कहा कि सबूत परिस्थितिजन्य थे और किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना की ओर इशारा किया। नवंबर 2013 में विशेष सीबीआई अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को हत्या, साक्ष्य नष्ट करने और साजिश रचने का दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, जिसमें माता-पिता द्वारा अपराध स्थल के साथ कथित छेड़छाड़, जोड़े का संदिग्ध व्यवहार और सर्जिकल उपकरणों के उपयोग का सुझाव देने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल थी। तलवार दंपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी सजा के खिलाफ अपील की। अक्टूबर 2017 में उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया, जिसमें निर्णायक साक्ष्य की कमी और जांच में कई चूकों का हवाला दिया गया। निर्णय ने निचली अदालत को परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अटकलों पर अत्यधिक भरोसा करने के लिए आलोचना की। अभियोजन पक्ष के संदेह से परे दोष साबित करने में असमर्थता के कारण बरी होना संदेह का लाभ था। आरुषि तलवार मामले को व्यापक मीडिया कवरेज मिला, जिसमें समाचार चैनल और समाचार पत्र लगातार अपडेट प्रदान कर रहे थे और अक्सर घटनाओं को सनसनीखेज बना रहे थे। इस मीडिया उन्माद ने एक सार्वजनिक मुकदमे को जन्म दिया, जिसने सार्वजनिक राय को प्रभावित किया और जांचकर्ताओं और न्यायिक प्रणाली पर भारी दबाव डाला। प्रारंभिक चरणों में विशेष रूप से तलवार परिवार का चित्रण निर्णय और अटकलों से चिह्नित था, जिसे बाद में इसकी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की कमी के लिए आलोचना मिली। राजेश और नुपुर तलवार की बरी होने से मामले का समाधान नहीं हुआ। आरुषि और हेमराज को किसने मारा, यह सवाल अनुत्तरित ही रहा। इस मामले का तलवार परिवार पर स्थायी प्रभाव पड़ा है, जो अभी भी अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इसने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उजागर किया, जिसमें जांच संबंधी खामियां, फोरेंसिक विज्ञान की विश्वसनीयता और हाई प्रोफाइल मामलों पर मीडिया का प्रभाव शामिल है। आरुषि तलवार मामला कई किताबों, वृत्तचित्रों और फिल्मों का विषय रहा है, जो इसकी जटिल प्रकृति और स्थायी रहस्य को दर्शाता है। यह न्याय की खोज में संभावित गिरावट की एक गंभीर याद दिलाने के रूप में कार्य करता है और निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है। यह मामला भारत के सबसे पेचीदा अनसुलझे रहस्यों में से एक है, एक युवा लड़की के जीवन की दुखद कहानी है जो कम हो गई, और एक परिवार की विवाद और अटकलों की बवंडर के बीच न्याय की खोज है। हमारी सामग्री का आनंद ले रहे हैं? बिना भूले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा रात के मनोरंजन और विश्राम के माहौल के लिए शांतिपूर्ण ध्वनियों, शांत दृश्यों और शांति के पलों का इंतजार करें। हमारी समुदाय में शामिल हों और संगीत, तस्वीरें और विश्राम के माहौल में संगठित हों। मीठे सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और खुश रहें।